कल एआईसीसी दफ्तर में रखा जाएगा। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, आम लोग पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकेंगे। अंतिम दर्शन के लिए तमाम नेताओं का, लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा भी कल ही निकाली जाएगी। एआईसीसी दफ्तर से शमशान घाट तक अंतिम यात्रा होगी। सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। तो कल एआईसीसी के दफ्तर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव देह रखा जाएगा, क्योंकि मनमोहन सिंह का एक लंबा वक्त कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने बिताया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल उनके आवास पर उनके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह को एआईसीसी के दफ्तर भी ले जाया जाएगा और उनके अंतिम यात्रा से पहले एआईसीसी में मनमोहन सिंह के दर्शन के लिए तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कल ही फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। सुबह लगभग 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अंतिम दर्शन किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने कल एम्स में अंतिम सांसें ली, 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। पूरे देश में शोक की लहर। वहीं जयपुर के अजमेर जयपुर मार्ग पर भाखरोटा में 20 दिसंबर को एलपीजी से भरा टैंकर और ट्रेलर के बीच हुए हादसे को लेकर आज जांच कमेटी मौके पर पहुंची और जांच कमेटी में आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत, एडीएम आशीष कुमार, एडिशनल एसपी आलोक सिंघल, एनएचएआई पीडी अजय आर्य और सीएमएचओ हंसराज भदालिया भी शामिल रहे। जांच कमेटी ने सभी तकनीकी पहलुओं की जांच की है। साथ ही वहां पर आसपास के लोगों से बातचीत की गई और जाना कि आखिर क्या वजह थी कि हाईवे पर और रिंग रोड की कमियों में क्या वजह थी कि हाईवे पर इतना बड़ा हादसा हुआ। इसके अलावा अजमेर रोड की कमियों को लेकर भी बारीकी से लोगों से पूछताछ हुई। देखिए, हर घटना के बहुत सारे कारण होते हैं और उस घटना के बाद में आगे भविष्य में उसके क्या समाधान किए जा सकते हैं या ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन पर चर्चा होती है। ठीक है, इस घटना के भी मैंने पूर्व में भी कहा है बहुत सारे कारण हैं, तो उन सब कारणों की हम जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी जांच के बाद में ये है कि जब तक लोअर लिफ्ट न बने तो तात्कालिक रूप से इसका क्या समाधान किया जाए, उसके ऊपर चर्चा कर रही है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सुझाव हमारे पास आए भी हैं और अभी हम जनता से भी ले रहे हैं। तो उन सारे सुझावों को शामिल करते हुए कि जब तक लोअर लिफ्ट नहीं बने तब तक ये जो पॉइंट है, इस पे खतरा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई करे कि ब्रेकर बना दो, कोई करे इंडिकेटर लगा दो, कोई करे, बहुत सारे सुझाव हैं और उन सारे सुझावों को शामिल। घटना के बाद लगभग ये हमारी आज दूसरी विजिट है मौके की। हम इस बिंदु पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या इसके और भी कोई वैकल्पिक उपाय यहाँ पे हैं या नहीं है। उन तकनीकी बिंदुओं की चर्चा करने के लिए पीडी साहब भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो उन सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए और भविष्य में और क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, उनको शामिल करते हुए हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस घटना में जिम्मेदार कौन है सर, पहले तो वो बताएं। नहीं, अभी घटना के हम विभिन्न बारीकी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। जांच करने के उपरांत ही हम जब कोई इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो ही हम इसकी दृष्टया कहाँ लापरवाही मानते हैं। अभी हम मौके पे हैं और इसके तकनीकी बिंदुओं की कट के जहाँ पे है उसकी जाँच कर रहे हैं। आगे का जो रिंग रोड है उसको हमने देखा है और कोई अवेलेबल लैंड यहाँ आसपास है उसको देख रहे हैं। उसको देखने के बाद सभी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के उपरांत ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और वहीं भाखरोटा अग्निकांड मामले में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी 8 मरीजों का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी 8 मरीज 50% या फिर उससे अधिक झुलसे हुए हैं। मरीजों को मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की समस्या हो रही है। झुलसे मरीजों को किडनी, लिवर के अलावा हार्मोन से जुड़ी हुई समस्या हो रही है। मरीज के ट्रीटमेंट में करते करते अलग अलग टेस्ट भी किए जा रहे हैं। मेडिसिन के जरिए रिकवर करने की कोशिश जारी है और कैजुअल्टी रोकना चिकित्सा विभाग की प्राथमिकता है, क्योंकि लगातार भाखरोटा अग्निकांड में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कैजुअल्टी रोकना इस समय चिकित्सा विभाग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुका है। तो अभी भी कई मरीज जिनका एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, ये मरीज 50% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं और इन सभी मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की समस्या मरीजों में ज़्यादा देखने को मिल रही है।
वहीं भाखरोटा अग्निकांड में घायलों और आईसीयू में मरीजों के हालात को देखते हुए एक बार फिर से एसएमएस अस्पताल में बर्न इंस्टीट्यूट की जरूरत महसूस होने लगी है। तो वहीं प्लास्टिक सर्जरी विभाग पिछले 2 साल से बर्न इंस्टीट्यूट की मांग कर रहा है, लेकिन एसएमएस मेडिकल अधीक्षक सुशील भाटी का ये कहना है कि इसे लेकर सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाया हुआ है और प्रस्ताव पास होने के बाद ही इसका निर्माण हो पाएगा। आपको बता दें कि एसएमएस के बर्न वार्ड में रोजाना 7 से 8 केस आते हैं और 3 से 4 लोगों को प्लास्टिक सर्जरी हर रोज करवानी पड़ती है। वहीं पर इसके अलावा एसएमएस के बर्न वार्ड में करीब 20 बेड की और जरूरत है, क्योंकि एसएमएस के बर्न सेंटर में पूरे प्रदेश से केस आते हैं। अब खबर परिवहन विभाग से जुड़ी हुई। परिवहन विभाग मस्त है और परिवहन निरीक्षक कर रहे हैं अपनी मनमर्जी से कार्रवाई। आरटीओ प्रथम के क्षेत्राधिकार वाली जगह आरटीओ द्वितीय के उड़न दस्ते की ओर से कार्रवाई का मामला सामने आया है। नारायण विहार गोपालपुरा बाईपास पर बस जब्ती से जुड़ा ये मामला है। आरटीओ प्रथम के क्षेत्राधिकार में ये इलाका आता है, लेकिन यहाँ पर आरटीओ द्वितीय के परिवहन निरीक्षक उड़न दस्ते ने कार्रवाई की है, जिसको लेकर बस ऑपरेटर्स ने आरटीओ द्वितीय के उड़न दस्ते पर आरोप लगाया है मनमानी का, और मनमानी से बस जब्ती और मोबाइल छीनने के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में क्या इसकी परिवहन विभाग संज्ञान लेगा, क्या कोई कार्रवाई करेगा? ऐसे में क्या परिवहन विभाग सवालिया कार्यशैली पर जांच करेगा? क्योंकि परिवहन विभाग ने अपने उड़न दस्तों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखे हैं और परिवहन निरीक्षक को डालनी होती है कार्य क्षेत्र की लोकेशन। हाल में कई परिवहन निरीक्षकों की लापरवाही की खबरें भी सामने आ चुकी हैं और कुछ दिन पहले दौसा परिवहन निरीक्षक का वीडियो सामने आया था, जिसमें आरटीओ प्रथम के निरीक्षक की ओर से तेज गति से ट्रक का पीछा करने का मामला सामने आया था। तो कुल मिलाकर क्षेत्राधिकार किसी और अधिकारी का और कार्रवाई कोई और अधिकारी का उड़न दस्ता कर रहा है। ऐसे में क्या आरटीओ विभाग इस पर संज्ञान लेगा? बड़ा सवाल। भारत कृषि प्रधान देश है और इसी देश के किसान की मेहनत और लगन से तैयार शुद्ध देसी गुड़ की डिमांड प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बढ़ चुकी है। बांसवाड़ा के किसान ने हर साल की तरह इस साल भी जमीन पर उगाई ऑर्गेनिक गन्ने की खेती, जिससे शुद्ध गुड़ की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। वहीं अलग फ्लेवर में बनने वाले गुड़ की सबसे ज्यादा डिमांड की जा रही है। गन्ने की खेती से हर साल करीब 300 क्विंटल गुड़ की पैदावार होती है और गुड़ में अलग अलग फ्लेवर्स डालकर स्वाद को बढ़ाया जाता है। काजू, बादाम, किशमिश, इलायची, सिंगदाना मिक्स करके गुड़ के जायके को स्वादिष्ट बनाया जाता है और इस गुड़ की डिमांड विदेशों तक होने लगी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस भारत के किसान अगर अपना अनुभव साझा नहीं करे तो ये बात दिल के अंदर में हाजम नहीं होती। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है बांसवाड़ा के किसान धर्मवीर चौधरी ने, जो पिछले कई सालों से हर साल की भांति 20 बीघा खेत के अंदर में गन्ने की खेती करते हैं और इसी गन्ने की खेती से वह तैयार करते हैं देसी गुड़, जिनकी डिमांड प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों के अंदर में भी है। अगर आप तस्वीरों में दिखाने की आपको कोशिश करूंगा तो फिलहाल मैं धर्मवीर चौधरी जिनका खेत है उन्हीं जगह पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर शुद्ध गुड़ तैयार हो रहा है। ये गुड़ अलग अलग फ्लेवरों के अंदर में तैयार होता है और इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। आपको बता दें कि काजू, किशमिश का, बादाम और इसके अलावा इलायची, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मूंगफली के दाने डाल के भी इस गुड़ को तैयार किया जाता है। अगर आप तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा तो ये देखिए, ये यहाँ पर पहले वहाँ गर्म किया जाता है गन्ने के रस को, इसके बाद के अंदर में यहाँ ये अंतिम रूप यहाँ पे दिया जाता है। ये शुद्ध गुड़ है जिसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई मिलावटी नहीं है। पूरे बांसवाड़ा जिले के अंदर में एकमात्र एक ऐसी खेती है ऑर्गेनिक गन्ने की, जिससे यहाँ पर शुद्ध गुड़ तैयार किया जाता है। और हमारे साथ के अंदर में गुड़ तैयार करने वाले खुद किसान धर्मवीर जी चौधरी भी हैं, उन्हीं से बात करने की बात करें। धर्मवीर जी, ये जो गुड़ बनाने का ख्याल कैसे आया? ये तो बहुत पहले का है जी। पहले जैसे गुजरात वाले थे, उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री छोड़ के तो बाद में ये गुड़ बनाने चालू कर दिया, तो हमने भी गुड़ चालू कर दिया बनाना। 98 से बना रहे हैं गुड़। किस किस प्रकार के फ्लेवर डाल के बनाते हैं गुड़ में? ये काजू, बादाम, सौंफ, इलायची, अजवाइन वाला जो भी वो बना लेते हैं सारा ही। किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है? इस सादे गुड़ की सबसे ज़्यादा है जी। ज़्यादा है। हाँ। तो ये जो कितने सालों से आप लोग ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया जो 98 से जी। 98 से कितनी उत्पन्न हो जाती है? इस बार तो चलो गन्ना कम है जी, 20 बीघा जो 200 क्विंटल गुड़ बनेगा, नहीं तो कई बार तो 500 क्विंटल 50-50 बीघा होता था जी।
तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ के अंदर में धर्मवीर चौधरी, जो खुद किसान हैं और अपने खेत के अंदर में काम करते हैं। खेलने की खेती से लगाकर गन्ने का जूस निकालना, और जूस निकालने के बाद के अंदर में उसको अंतिम रूप देकर यहाँ पर गुड़ तैयार किया जाता है। ये गुड़ों की अगर तस्वीरों की बात करेंगे तो ये आपने बाजार के अंदर में देखा होगा कि बाजार के अंदर में गुड़ जब बिकता है तो लोग उसे देखते हैं, बड़े चाव के साथ के अंदर में खरीदते हैं। लेकिन आज वही दृश्य हम आपको ग्राउंड जीरो से, यानी सच बेधड़क की न्यूज़ टीम आज आपको खुद दिखा रही है कि ये शुद्ध ऑर्गेनिक गुड़ है, जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर में डिमांड है। ना कोई केमिकल है, ना कुछ और है, शुद्ध तरीके से बनाया हुआ इस गुड़ सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा सहित पूरे प्रदेश और अन्य राज्य के अंदर में इस गुड़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीमका थाना में आकाशीय बिजली गिरी है, घरों में बिजली के उपकरण जल गए, बड़ा हादसा होते होते टल गया है, मकान में दरार तक आ गई। गौशाला रोड स्थित अभय कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। नीमका थाना में आकाशीय बिजली गिरी है और घरों में दरारें आ गई हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, बड़ा हादसा होते होते टला। इसी के साथ ही बिजली के उपकरण जलने की भी बात सामने आ रही है। गौशाला रोड का ये मामला बताया जा रहा है। तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली नीमका थाना में गिरी है। वहीं झुंझुनू के पिलानी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि और बरसात का दौर जारी है, जिसके कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। ओलावृष्टि से सरसों, मटर समेत अन्य सब्जी की फसलों में नुकसान की संभावना है। वहीं मौसम केंद्र पर 11.1 mm बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए ओलावृष्टि, मेघ गर्जना और साथ ही साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की थी। बरसात के दौर के साथ चल रही हवाओं में सर्दी का असर बढ़ा है। हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ने से लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं। तो मौसम में बदलाव और बारिश से बड़ी ठिठुरन, बारिश, ठंड और सर्द हवाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में ठंड हो गई है और बारिश होने से किसानों को फायदा होने का अनुमान है। जयपुर, माउंट आबू, झुंझुनू, पाली, डीडवाना और फतेहपुर शेखावटी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ जयपुर की बात करें तो कल शाम से ही बारिश यहाँ पर हो रही है और इसकी वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं सिरोही के आबू रोड में पश्चिमी विक्षोभ का असर सीधा देखने को मिला। मौसम विभाग ने भी 5 दिन पहले प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की थी, जिसके चलते मौसम बदला और अब और ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से आसमान में घने बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है, जिससे किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। वहीं उपखंड क्षेत्र में बेमौसम हुई बारिश के बाद किसानों की खड़ी फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है। साथ ही मौसमी बीमारियों के बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी थी, उसका सीधा असर यहां बीती रात को देखने को मिला। आपको बता दें कि यहां पर जिले के कई इलाकों में माउंट आबू सहित आबू रोड और कई इलाकों में यहां पर बारिश हुई है। बारिश से यहां पर किसानों की जो चिंता है बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीती रात को मौसम बिगड़ा है। मौसम बिगड़ने से जो अन्य इलाकों में जो क्षेत्र है, यहाँ पर ग्राम पंचायत के तमाम कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश से यहाँ पर लोगों की चिंता बढ़ गई है और मौसमी बीमारियों से भी लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ चिंता सता रही है, क्योंकि निजी अस्पतालों के साथ में राजकीय अस्पताल में यहाँ पर जो मरीजों की है वो ओपीडी की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मेरे सहयोगी से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर आसमान में सुबह से ही यहाँ पर बादलों का डेरा है। वादियों में यहाँ पर पिछले 4 से 5 दिनों का है जो बादलों की जमावड़ा नजारा, इससे यहाँ लगा है कि आने वाले दिनों में भी बारिश होगी। ऐसे में मेरे साथ में ग्रामीण क्षेत्र से किसान मौजूद है। कल बीती रात को बारिश हुई, क्या नुकसान रहा? हमारे इधर ग्रामीण क्षेत्र में अभी 5 दिन से ये बादलें थी, रात में छांटाबंदी हुई है, तो इसमें किसानों के बरियाली है, अरंडे है, उसमें थोड़ा नुकसान होएगा। नुकसान होएगा तो प्रदेश की सरकार ने इसके लिए मुआवजा भी पहले कांग्रेस सरकार में नहीं दिया था, बीजेपी सरकार ने ये हर जगह जिले में प्रभारी को भेजा है, बात की है। जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ किसानों के मुआवजे के लिए समितियों में जाके उसका मुआवजा करावे। मैं और भी मेरे साथ में है। मौसम बिगड़ने से यहाँ पर जो लोग हैं, युवाओं के साथ में जो बुजुर्ग है, वो यहाँ पर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। किस तरह से मौसम को लेकर आप आशंका, जो बीमारी बढ़ी है?
सर्दी के साथ जो बारिश ने एकदम से मौसम परिवर्तन किया है, इस वजह से मौसमी बीमारियां बहुत ही बढ़ रही हैं। आप देखने जाओगे तो आसपास के एरिया में, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आप देखोगे निजी अस्पतालों में भी भीड़ उसी हिसाब से मौसम परिवर्तन की वजह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी थोड़ा परिवर्तन बहुत आया है, खान पान और बाकी चीज़ों की वजह से भी मौसम परिवर्तन की। आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, कल बारिश हुई है? जी जी। आज का मौसम कैसा है? आज मौसम बहुत कड़क है, एकदम ठंडा सा महसूस हो रहा है। एक सुबह बहुत धुंध और बाकी सा रहा है, परिवर्तन बहुत एकदम से बहुत जल्दी परिवर्तन आया मौसम। ठीक है। प्रदेश में जैसे यहाँ पर जो बीते 3 दिनों से जो मौसम बिगड़ा है, उससे लोगों को यहाँ पर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही जो बीते दिनों में जो कल बारिश हुई है, यहाँ पर किसानों भी काफी चिंतित नजर हुआ है। सहयोगी प्रशांत जाडौन के साथ सत मगन प्रजापत, आबू रोड, सिरोही। वहीं डीग जिले के कामा से बड़ी खबर, विद्युत विभाग की लापरवाही से आमजन परेशान है और किसानों को 8 से 10 दिन में नहीं मिल रही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली। किसी ने भी यहां पर संज्ञान नहीं लिया है। कहीं पर खेतों में बिजली नहीं पहुंच रही तो कहीं पर घरों में उजाला नहीं है। विद्युत विभाग कार्यालय के सामने आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोशित किसानों ने भी जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि सबलना की बजाय कनवाड़ा फीडर से बिजली जोड़ें और कामा उपखंड क्षेत्र के किसानों को बिजली मुहैया करवाई जाए। वहीं नीमका थाना से खबर है, जहां मावठ की बारिश है और किसानों के चेहरे खिल गए हैं। खेत में पानी नजर आ रहा है, खेत पानी से लबालब हो गए हैं। फसलों के लिए अमृत बनी मावठ की बरसात। बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की, लेकिन यहां पर पोल खोलकर रख दी है। सड़कों पर गंदा पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी बारिश और सड़कें भरी, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। वहीं जयपुर के चोमू में हाईवे पर स्कूल बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। बस में करीब 30 से अधिक बच्चे सवार थे और बस के ब्रेक फेल के कारण यह हादसा हुआ है। बस में सवार एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शिक्षक आनंदीलाल शर्मा की मौत हो गई है। मृतक शिक्षक के परिजन और ग्रामीण सरकारी अस्पताल में एकत्रित हो गए। एसडीएम दिलीप सिंह राठौर, बीजेपी जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा और शाहपुरा विधायक मनीष यादव भी मौके पर पहुंचे हैं। इसी के साथ ही तमाम अधिकारियों ने पहुंचकर परिजनों को समझाया है। साथ ही मृतक के परिजनों को स्कूल प्रशासन की ओर से आर्थिक मुआवजा देने की बात पर सहमति बनी है। मृतक के परिजनों को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। देखिए, एक सारांश इंस्टीट्यूट के नाम से एक कोचिंग संस्थान चोमू में संचालित है और उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र तिगरा और आसपास के क्षेत्र से बच्चे जहां पर आते हैं चोमू में, हमारे एक शिक्षक आनंदीलाल जी जो इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाते थे, वो बच्चों को लेकर के उस बस में सवार थे और जैसी बात आई है कि ब्रेक फेल हुए हैं बस के, और ड्राइवर ने आनंदीलाल जी जो शिक्षक थे उनको बताया और आनंदीलाल जी ने खुद ने अपनी जान की परवाह करे बगैर सूझबूझ दिखाते हुए बच्चों को पीछे किया और इतने में बस टकरा गई और उनकी जान इस घटना में चली गई। बहुत दुखद है और ये भी जांच का विषय है कि ये जो इंस्टीट्यूट में जो बसें चलती हैं, जो संसाधन चलते हैं, साधन है, वो कितने पुराने हैं कितने नए हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी चले, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो जितने भी प्राइवेट संस्थान है उनमें अगर किसी प्रकार की बसें चल रही है तो वो सही मायने में चलने लायक है भी कि नहीं है। आज बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना में अभी एक हमारे कोचिंग संस्थान की एक बस जिसमें बच्चे कोई कोचिंग पढ़ने जा रहे थे, उसकी दुर्घटना में हमारे जो एक साथी गुरुजन भी थे, यहाँ के नागरिक भी थे, आनंदीलाल जी, वो दुर्घटना में जब बस का ब्रेक फेल हो गया तो बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और इस प्रयास में वो स्वयं बस का शीशा तोड़ के बाहर निकल गए। दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उस विषय को लेकर के यहाँ पे उनके परिजनों ने जो मांग प्रस्तुत की, उस मांग में वार्ता कराते हुए प्रशासन और जो कोचिंग प्रशासन है, वार्ता कराते हुए कोचिंग प्रशासन द्वारा मृतक जो आनंदीलाल जी जो उनके कर्मचारी भी थे और जिन्होंने वीरतापूर्वक बच्चों को बचाने में मदद भी की, उनको